आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम एक बहुत ही खास स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। इस स्रोत का शीर्षक है, मैं ठीक वैसा ही पढ़ती हूं जैसा यहां लिखा है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 कंप्लीट रिवीजन नोट्स, परीक्षा उपयोगी और एनसीईआरटी आधारित। और आज हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन पूरे रिवीजन नोट्स को लाइन द लाइन डिकोड करेंगे। मतलब हम इसे बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह समझेंगे, शांत, स्पष्ट और बहुत ही गहराई से। हाँ, और हम स्रोत में दी गई हर एक हेडिंग, हर एक नियम को बिल्कुल उसी क्रम में लेंगे और उसके पीछे के क्यों और कैसे को सुलझाएंगे। तो क्या हम शुरू करें? बिल्कुल, चलिए सीधे विषय की जड़ों तक चलते हैं। शुरुआत में जो ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है वो सच में दिलचस्प है। पहली हेडिंग है रसायन विज्ञान का विकास और भारत का योगदान। पहली लाइन के अनुसार प्राचीन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र या रसक्रिया कहा जाता था। रसतंत्र, ये नाम ही कितना प्राचीन लगता है। हाँ, और इसके ठीक नीचे एक फैक्ट बॉक्स है, मैं पढ़ती हूँ। नागार्जुन, महान भारतीय वैज्ञानिक और रस रत्नाकर के रचयिता। फिर लिखा है आचार्य कणाद, वैशेषिक सूत्र में परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी दिया, वो भी 600 BCE में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर विज्ञान का नाम सुनते ही, है ना, हमारे दिमाग में सिर्फ पश्चिमी देशों का ही नाम आता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इन तथ्यों को जरा गहराई से देखिए। आचार्य कणाद ने 600 ईसा पूर्व में ही परमाणु की कल्पना कर ली थी, यानी जॉन डाल्टन के आने से बहुत बहुत पहले। सच में ये हैरान करने वाला है। बॉक्स में एक और नाम है, चरक संहिता, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसमें भस्म या नैनो टेक्नोलॉजी का वर्णन है। हाँ, और ये जो भस्म की बात की गई है वो असल में आज की नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक बहुत प्राचीन रूप है। मतलब धातुओं को इतने बारीक कणों में पीसना कि वे हमारे शरीर में एकदम दवा की तरह काम कर सकें। अरे वाह, मतलब हजारों साल पहले ही नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की पक्की ईंटें और कुछ मिट्टी के बर्तन। इन पक्की ईंटों और पॉटरी को ध्यान से देखिए। काफी मजबूत लग रही हैं। हाँ, और मिट्टी को एक खास तापमान पर पकाना ताकि वो इतनी मजबूत ईंट बन जाए, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज रासायनिक प्रक्रियाओं का व्यवहारिक उपयोग कर रहे थे। ये तो बहुत ही शानदार शुरुआत है। खैर, अब हम उस चीज पर आते हैं जिससे ये पूरी दुनिया, मतलब सब कुछ बना है। नोट्स में अगली हेडिंग है द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, यानी मैटर एंड इट्स स्टेट्स। चलिए देखते हैं द्रव्य की परिभाषा क्या दी गई है। यहाँ लिखा है द्रव्य यानी मैटर कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान यानी मास होता है और जो स्थान घेरती है। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे आसपास की हवा भी, वो सब द्रव्य है। बिल्कुल। फिर इसकी 3 अवस्थाएं दी गई हैं। पहली है ठोस यानी सॉलिड, कण बहुत पास और क्रमबद्ध, निश्चित आयतन, निश्चित आकार। हाँ, और इन अवस्थाओं को समझने के लिए स्रोत के विजुअल्स बहुत मदद करते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 अलग अलग गोल घेरे जिनके अंदर नीले रंग के छोटे छोटे गोले हैं। अच्छा, तो ये नीले गोले क्या दर्शाते हैं? ये नीले गोले असल में द्रव्य के कण हैं। पहले घेरे में जो ठोस का है, सारे नीले गोले एकदम सटकर एक बहुत ही सख्त और निश्चित क्रम में जमे हुए हैं। कोई खाली जगह नहीं है उनके बीच। सही कहा। इसीलिए एक पत्थर का आकार कभी अपने आप नहीं बदलता। समझ गई। दूसरी अवस्था लिखी है द्रव, लिक्विड, कण पास लेकिन गति कर सकते हैं, निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार। अब चित्र के दूसरे घेरे को देखिए, यानी द्रव में ये गोले थोड़े ढीले हैं, वे आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। अच्छा, इसीलिए पानी बहता है। बिल्कुल, यही कारण है कि पानी को जिस ग्लास या कटोरे में डालो वह उसी का आकार ले लेता है। और तीसरी अवस्था है गैस, कण बहुत दूर और तेज गति में, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। हाँ, और तीसरे घेरे में गैस के कण पूरी तरह आजाद हैं, वे इधर उधर दूर दूर उड़ रहे हैं। इसके ठीक नीचे एक लाइन दी गई है, मैं पढ़ती हूँ। ताप, टेम्परेचर और दाब, प्रेशर बदलकर इन अवस्थाओं को बदला जा सकता है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। ये बहुत ही गहरी बात है। वही तो।
अब अगर मैं इसे पढ़ूं तो ये एक सीधा सा तथ्य लगता है, लेकिन असल में एक साधारण बर्फ का टुकड़ा सिर्फ थोड़ी सी गर्मी मिलने पर पानी में क्यों बदल जाता है? मतलब उन नीले गोलों के साथ अंदर ऐसा क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, जब हम बर्फ यानी ठोस को ताप देते हैं तो हम असल में उन बारीक नीले कणों को ऊर्जा दे रहे होते हैं। अच्छा, गर्मी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। और जैसे जैसे उन्हें ऊर्जा मिलती है वे अपनी ही जगह पर जोर जोर से कांपने लगते हैं। फिर एक बिंदु ऐसा आता है जब वे इतनी तेजी से हिलते हैं कि उनका जो सख्त क्रम था वो टूट जाता है और वे एक दूसरे से दूर खिसकने लगते हैं। और यही वो पल है जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। अरे वाह, अब समझ में आया। और अगर हम उसे और ज्यादा गर्म करें तो वे पूरी तरह आजाद होकर गैस बन जाते हैं। और दाब यानी प्रेशर का क्या प्रभाव होता है? दाब इसका बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो गैस के दूर दूर उड़ते कणों को जबरदस्ती पास लाकर वापस द्रव में बदल देता है। तो हम मूल रूप से कणों की ऊर्जा और उनके बीच की दूरी से खेल रहे हैं। समझ आ गया। अच्छा, आगे स्रोत के पेज पर एक बड़ा फ्लो चार्ट बना है, द्रव्य का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए इस फ्लो चार्ट को डिकोड करते हैं। द्रव्य को दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। पहली है मिश्रण घटक किसी भी अनुपात में, और दूसरी है शुद्ध पदार्थ निश्चित संगठन। इस फ्लो चार्ट को हम अपनी रसोई के उदाहरणों से आसानी से समझ सकते हैं। वो कैसे? आगे मिश्रण के दो हिस्से हैं, समांगी एक समान संगठन जैसे हवा चीनी का घोल, और विषमांगी अलग अलग संगठन जैसे अनाज और कंकड़। हाँ, तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पानी का ग्लास जिसमें चीनी घुल रही है। ये समांगी मिश्रण है। हाँ, चीनी तो पानी में पूरी तरह गायब हो जाती है। बिल्कुल। और जब चीनी पूरी तरह घुल जाती है तो पानी का हर घूंट एक जैसा मीठा लगता है। इसका मतलब है कि चीनी के कण पानी में हर जगह एक समान रूप से बंट गए हैं। हाँ, ये तो रोज का अनुभव है। और इसके ठीक बगल में विषमांगी मिश्रण के लिए अनाज और कंकड़ का चित्र है। इसमें कंकड़ और अनाज साफ साफ अलग दिखाई देते हैं। वे आपस में घुले मिले नहीं हैं। सही कहा। अब फ्लो चार्ट के दूसरे हिस्से पर आते हैं। शुद्ध पदार्थ के भी दो हिस्से हैं, तत्व एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणु जैसे Na, Cu, Ag, और यौगिक कंपाउंड, विभिन्न परमाणुओं का निश्चित अनुपात जैसे H2O, CO2। तो शुद्ध पदार्थों की बात करें तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है सोडियम Na, तांबा Cu और चांदी Ag के अलग अलग गोल परमाणु। अच्छा, तो ये तत्व है। हाँ, इनमें कोई मिलावट नहीं है, हर एक कण बिल्कुल एक जैसा है। और यौगिक वाले हिस्से में यहाँ चित्र में दिखाया गया है ऑक्सीजन के लाल परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन के दो सफेद परमाणु यानी H2O। और CO2 का भी चित्र है ना? बिल्कुल, कार्बन के काले परमाणु से जुड़े ऑक्सीजन के दो लाल परमाणु। इनमें अलग अलग तरह के परमाणु एक फिक्स डिजाइन में बंधे हुए हैं। यहाँ पेज के नीचे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है जो काफी दिलचस्प है। लिखा है महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट, यौगिकों के गुण उनके घटक तत्वों के गुणों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। ये वही पानी वाला उदाहरण है ना जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? एकदम सही। यही कारण है कि हाइड्रोजन जो विस्फोटक है और ऑक्सीजन जो आग बढ़ाने वाली है मिलकर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जो आग बुझाता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। मतलब तत्व अपनी पुरानी पहचान भूल जाते हैं। हाँ, एक बार जब तत्व मिलकर यौगिक बना लेते हैं तो वे अपनी पुरानी पहचान, अपनी पुरानी आदतें पूरी तरह छोड़ देते हैं और एक नया स्वभाव अपना लेते हैं। बहुत ही खूब। चलिए अब मापन की बात करते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान में हमें ये सटीक रूप से जानना होता है कि हमारे पास कितना द्रव्य है। अगली हेडिंग है मापन की इकाइयां, SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये हिस्सा बहुत जरूरी है। इसमें 7 मूल राशियों की एक पूरी टेबल है। मैं इसे क्रम से पढ़ती हूँ। पहला है लंबाई, लेंथ, मात्रक मीटर, प्रतीक M। दूसरा है द्रव्यमान, मास, किलोग्राम kg। तीसरा समय, टाइम, सेकेंड S। चौथा विद्युत धारा, करंट, एम्पियर A। पांचवा ताप, टेम्परेचर, केल्विन K। बिल्कुल सही। छठा है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट, मोल, MOL। और सातवां है ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी, कैंडेला, CD। मुझे लगता है कि ये इकाइयां पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करती हैं। सही कहा। सोचिए अगर भारत का कोई वैज्ञानिक ग्राम में बात करे और अमेरिका का पाउंड में, तो गणना में कितनी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। हाँ, कोई भी प्रयोग फेल हो सकता है। इसीलिए ये SI मात्रक तय किए गए हैं ताकि दुनिया भर में गणना हमेशा एक जैसी रहे। लेकिन इसी पेज के दाईं तरफ एक बॉक्स है
जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। हेडिंग है अंतर समझें नोट। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? लिखा है द्रव्यमान मास, पदार्थ की मात्रा स्थिर रहता है, भार वेट, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल जगह के साथ बदलता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें अक्सर भ्रमित करता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में द्रव्यमान और भार को एक ही मान लेते हैं। हाँ, हम तो अपना वजन ही कहते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पारंपरिक तराजू, जिसके दोनों पड़ों पर वजन रखा है और बीच में एक सुई है जो संतुलन दिखा रही है। पुराने जमाने वाला तराजू। हाँ, और ये तराजू असल में द्रव्यमान नापता है। द्रव्यमान का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां, खून और मांस यानी कुल कितना मैटर है। तो ये जगह बदलने से नहीं बदलता? नहीं, ये आप पृथ्वी पर रहें या चांद पर चले जाएं, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन भार वो ताकत है जिससे कोई ग्रह आपको अपनी ओर खींच रहा है। अच्छा, तो चांद पर तो गुरुत्वाकर्षण कम है। बिल्कुल, तो वो आपको कम ताकत से खींचेगा, इसलिए चांद पर आपका भार कम हो जाएगा, लेकिन आपका द्रव्यमान बिल्कुल वही रहेगा जो पृथ्वी पर था। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर है। अब जब हम नापना सीख रहे हैं तो बड़े नंबरों को लिखने का तरीका भी सामने है। पेज पर हेडिंग है वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, विज्ञान में नंबर बहुत बड़े या बहुत छोटे हो सकते हैं। तो नोट्स में वैज्ञानिक संकेतन का फॉर्मूला दिया है n × 10n, जैसे 6.022 × 1023। यह तरीका शून्य लिखने की मेहनत बचाता है। सही बात है। और फिर सार्थक अंक के 4 नियम हैं। मैंने एक एक करके पढ़ती हूँ। नियम 1, सभी गैर शून्य अंक सार्थक हैं। उदाहरण 285 में 3। मतलब 1 से 9 तक के सारे अंक। नियम 2, गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक हैं। उदाहरण 2.005 में 4। बिल्कुल, बीच वाले शून्य भी गिने जाएंगे। नियम 3, शुरुआत के शून्य सार्थक नहीं होते। उदाहरण 0.0052 में केवल 2 सार्थक। और नियम 4, दशमलव के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। उदाहरण 0.200 में 3। ये नियम तो अभ्यास से याद हो जाते हैं। हाँ, याद तो करने होंगे, लेकिन मुझे एक बॉक्स देखकर थोड़ी उलझन हो रही है। यहाँ सबसे नीचे लिखा है 100 = 1 सार्थक अंक, और उसी के ठीक बगल में लिखा है 100.0 = 4 सार्थक अंक। अच्छा, मेरा मतलब है सिर्फ एक दशमलव और एक शून्य लगाने से एक अंक सीधे 4 सार्थक अंकों में कैसे बदल गया? ये तो गणित से ज्यादा जादू लग रहा है। हाँ, ये जादू नहीं है, बल्कि ये सटीकता यानी प्रिसिशन का खेल है। सटीकता कैसे? देखिए, विज्ञान में सार्थक अंकों का मुख्य उद्देश्य ये बताना होता है कि आपने जो नापा है उस पर आपको कितना भरोसा है। जब कोई वैज्ञानिक सिर्फ 100 लिखता है तो माना जाता है कि ये एक मोटा अंदाजा है। अच्छा, मतलब वो पक्का 100 नहीं है। हाँ, हो सकता है वो 99 हो या 101 हो। इसमें केवल एक पर ही पक्का भरोसा है। लेकिन जब कोई 100.0 लिखता है तो वो दशमलव लगाकर यह साबित कर रहा है कि उसने बहुत ही बारीक और सटीक मशीन से उसे नापा है। अरे वाह! वो ये कह रहा है कि मेरा मापन बिल्कुल 100 है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा। यहाँ वे शून्य बता रहे हैं कि मापन कितना सटीक है, इसलिए उन्हें सार्थक या महत्वपूर्ण गिना जाता है। अब समझ में आया। जो शून्य सिर्फ जगह भरते हैं उनका कोई मोल नहीं, लेकिन जो सटीकता की गारंटी देते हैं वे महत्वपूर्ण है। चलिए, अब रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। हेडिंग है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 1। ये इस अध्याय का बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ 3 नियम दिए गए हैं। मैं पहला पढ़ती हूँ। 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एंटनी लेवॉइसिए। ये सभी नियम इस बात के सबूत हैं कि प्रकृति में कुछ भी बेतरतीब नहीं होता। पहले नियम को ही देखिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तराजू, जिसके एक पलड़े पर अभिक्रिया से पहले की चीजें हैं जिन्हें अभिकारक कहते हैं, और दूसरे पर अभिक्रिया के बाद की चीजें यानी उत्पाद हैं। और तराजू एकदम बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है कि जब कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है तो द्रव्यमान कहीं गायब नहीं होता है। मतलब अगर हम लकड़ी जलाएं तो? हाँ,
लकड़ी जलकर राख और धुआं बन जाती है, लेकिन अगर आप उस राख और धुएं का कुल वजन करेंगे तो वो जली हुई लकड़ी और इस्तेमाल हुई ऑक्सीजन के कुल वजन के बिल्कुल बराबर होगा। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। कमाल की बात है। दूसरा नियम पढ़ती हूँ। 2 स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। किसी यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। जोसेफ प्राउस्ट। इसे समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है पानी H2O की एक बड़ी नीली बूंद। उसके अंदर साफ साफ लिखा है 1.8 मास रेशियो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि पानी का एक एक कतरा, चाहे वो आपके घर के नल का हो या किसी नदी का हो या समुद्र का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1 और 8 का ही होगा। यह अनुपात कभी नहीं बदलता। मतलब कुदरत ने रेसिपी फिक्स कर रखी है। और तीसरा नियम है 3 पॉइंट गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनके द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होते हैं। डाल्टन। अब तीसरे नियम में यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ पानी H2O और दूसरी तरफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाँ, दोनों सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो बने हैं। सही कहा। और जब हम हाइड्रोजन का वजन दोनों में फिक्स रखते हैं तो पानी में 16 ग्राम ऑक्सीजन लगती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन। 16 और 32। बिल्कुल। और 16 और 32 का अनुपात होता है 1.2, जो कि एक बहुत ही सीधा और सरल अनुपात है। यही यह नियम कहता है। इसके अगले पेज पर 2 और नियम दिए गए हैं। हेडिंग है रासायनिक संयोजन के नियम 2। चौथा नियम है 4 गे-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम। गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं, समान ताप और दाब पर। ये नियम गैसों के लिए खास है। और 5वां नियम है 5 आवोगाड्रो का नियम, आवोगाड्रोज लॉ। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मुझे ये आवोगाड्रो वाला नियम थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब क्यों? मतलब गैस के कण तो अलग अलग साइज के हो सकते हैं ना, कोई हल्का कोई भारी, तो समान आयतन में उनकी संख्या हमेशा एकदम बराबर कैसे हो सकती है? ये बहुत ही गहरी बात पकड़ी है आपने। देखिए, गैसों के मामले में खास बात होती है। गैस के कणों का अपना साइज इतना छोटा होता है और उनके बीच की खाली जगह इतनी ज्यादा होती है कि कण का खुद का साइज मायने ही नहीं रखता। अच्छा, खाली जगह ज्यादा होती है। हाँ, इसे समझने के लिए पहले गे-लुसाक के नियम को देखते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक नीला बॉक्स हाइड्रोजन का और एक नीला बॉक्स क्लोरीन का। ये दोनों गैसें मिलकर लाल रंग के 2 बॉक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। यानी एक बॉक्स और एक बॉक्स मिलकर 2 बॉक्स बना रहे हैं। यह 1:1:2 का एक सरल अनुपात है। हाँ, ये तो सीधा गणित है। और आवोगाद्रो के नियम का चित्र? अब आवोगाद्रो के नियम को देखिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 गुब्बारे, एक नीला जिसमें ऑक्सीजन O2 है और एक लाल जिसमें नाइट्रोजन N2 है। चित्र में नीचे लिखा है V सेम N सेम, यानी वॉल्यूम सेम तो नंबर सेम। बिल्कुल। अगर दोनों गुब्बारे बिल्कुल एक ही साइज के हैं, यानी समान आयतन है और कमरे का तापमान भी एक है, तो उनके अंदर अणुओं की गिनती बिल्कुल बराबर होगी। गैस चाहे हल्की हो या भारी, खाली जगह इतनी है कि वे समान रूप से फिट हो जाते हैं। ये तो जैसे किसी बड़े स्टेडियम में चाहे बच्चे बैठे हों या बड़े, कुर्सियों की गिनती तो उतनी ही रहेगी ना। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। बहुत खूब। अब डाल्टन के सिद्धांत पर आते हैं। नोट्स में हेडिंग है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके 5 बिंदु दिए गए हैं। डाल्टन का योगदान रसायन विज्ञान में बहुत बड़ा है। मैं बिंदु पढ़ती हूँ। पहला, द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। दूसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण समान होते हैं। तीसरा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। चौथा, परमाणु पूर्ण संख्या के सरल अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। और 5वां, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, नष्ट नहीं होते। ये 5 बिंदु बहुत तार्किक हैं। और यहाँ नीचे एक नोट भी है। डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात नियमों की व्याख्या करता है। जॉन डाल्टन ने असल में इन सभी नियमों को एक धागे में पिरो दिया
उन्होंने कहा कि परमाणु वो सबसे छोटी ईंट है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी अविभाज्य। लेकिन आज तो हम जानते हैं कि परमाणु टूट सकता है। हाँ, आज हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ा विचार था। और उनके 5वें बिंदु पर गौर करें। परमाणु नष्ट नहीं होते, बस अपनी जगह बदलते हैं। आहा, इसी से द्रव्यमान संरक्षण का नियम साबित होता है। बिल्कुल, जब कुछ नष्ट ही नहीं हुआ तो कुल वजन तो हमेशा वही रहेगा। और वजन नापने की बात करें तो अगला हिस्सा इसी बारे में है, परमाणु द्रव्यमान और औसत द्रव्यमान। ये हिस्सा गणना के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक U, कार्बन 12C परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। क्योंकि परमाणु इतने छोटे हैं कि उन्हें हमारे आम तराजू पर नहीं तौला जा सकता। तो ये कार्बन 12 क्या है? इसलिए वैज्ञानिकों ने एक जुगाड़ निकाला। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गोलाकार पाई चार्ट जो कार्बन 12 का परमाणु है और इसे 12 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, पिज्जा के स्लाइस जैसा लग रहा है। बिल्कुल, इस पिज्जा जैसे एक स्लाइस को यानी 112 भाग को उन्होंने एक मानक यूनिट या यू मान लिया। अब बाकी सारी दुनिया के परमाणुओं को इसी एक स्लाइस के वजन से तौल कर देखा जाता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। पेज के दाईं ओर लिखा है औसत परमाणु द्रव्यमान समस्थानिकों के लिए। इसका सूत्र है सिग्मा समस्थानिक का प्रतिशत इंटू परमाणु भार 100। नीचे क्लोरीन का उदाहरण है Cl25 75% और Cl37 25%। AVG मास इक्वल्स टू 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25 इक्वल्स 35.5 U। औसत द्रव्यमान की जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रकृति बड़ी अजीब है। क्लोरीन गैस के सारे परमाणु एक जैसे वजन के नहीं होते। अच्छा, सारे क्लोरीन एक जैसे नहीं होते? नहीं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है क्लोरीन के 2 समस्थानिक या आइसोटोप्स। एक है Cl35 और दूसरा Cl37। प्रकृति में 75% क्लोरीन 35 वजन वाला होता है और बाकी 25% क्लोरीन 37 वजन वाला। तो हम इनका औसत निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में अंकों का औसत निकालते हैं, और हमें 35.5 U मिल जाता है। ये जो एकदम स्पष्ट है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है आणविक और सूत्र द्रव्यमान। चलिए देखते हैं इनमें क्या अंतर है। आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। उदाहरण, मीथेन CH4 is equal to 12.011 plus 4 into 1.008 is equal to 16.043 U। ये तो सीधा जोड़ है। और दूसरा है सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास, आयनिक यौगिकों के लिए। इसमें एकल अणु नहीं होते। उदाहरण, NaCl is equal to 23.0 U Na plus 35.5 U Cl is equal to 58.5 U। यहाँ एक बड़ा फर्क है। वही तो, मीथेन के लिए हम आणविक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नमक यानी NaCl के लिए सूत्र द्रव्यमान क्यों? क्या नमक में अणु नहीं होते? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है मीथेन का अणु। बीच में एक कार्बन और उससे जुड़े 4 हाइड्रोजन। हाँ, एक छोटा सा समूह है। ये एक पूरा स्वतंत्र पैकेट है। ये अणु हवा में ऐसे ही अकेले घूम सकता है, लेकिन नमक के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो नमक कैसे रहता है? यहाँ चित्र में दिखाया गया है NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस। ये एक विशाल 3D जाल है। इसमें एक सोडियम कई क्लोरीन से घिरा है और एक क्लोरीन कई सोडियम से। मतलब कोई अकेला जोड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस जाल में कोई एक अकेला स्वतंत्र NaCl का जोड़ा मौजूद ही नहीं होता। इसलिए हम इस पूरे जाल का सबसे सरल अनुपात या सूत्र निकालते हैं, यानी एक Na और एक Cl, और उसी का वजन निकाल लेते हैं। इसे ही सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। ये जाल वाली बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब आते हैं उस विषय पर जो छात्रों को अक्सर परेशान करता है। हेडिंग है मोल संकल्पना, द मोल कॉन्सेप्ट। मोल, हाँ, ये नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं। यहाँ द मोल मैप बना है। लिखा है डेफिनेशन 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम 12 C में परमाणुओं की संख्या। फिर लिखा है एवोगाड्रो कांस्टेंट Na 6.022 इंटू 10⁻23 और फॉर्मूला है N इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास। देखिए, मोल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
सोचिए, अगर आपको 12 केले खरीदने हो तो आप क्या कहते हैं? 1 दर्जन केले? बिल्कुल, 12 चीजों के समूह को हमने एक नाम दे दिया, दर्जन। बस, मोल भी एक दर्जन की तरह ही एक समूह का नाम है। तो ये सिर्फ एक नंबर है? हाँ, परमाणु इतनी छोटे हैं कि हम उन्हें 1, 2, 3 करके नहीं गिन सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी संख्या चुनी, 6.022 × 10⁻23, और कहा कि अगर आपके पास किसी भी चीज के इतने कण हैं तो हम उसे एक मोल कहेंगे। अरे, मतलब मोल सिर्फ एक गिनती है? ये तो बहुत आसान था। अब हम यौगिकों का सूत्र बनाना सीखेंगे। हेडिंग है प्रतिशत, संघटन और सूत्र, फॉर्मूलाज। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। यहाँ फॉर्मूला है मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। प्रतिशत निकालने का सामान्य तरीका। और नीचे सूत्र निकालने के 5 स्टेप्स दिए हैं। मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत, से मोल्स, तत्व के मोल निकालें, फिर सिंपल रेशियो, सरलतम अनुपात, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, सरलतम पूर्ण संख्यानुपात, और अंत में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र, वास्तविक संख्या, NXM फॉर्मूला। ये स्टेप्स प्रयोगशाला में अज्ञात रसायनों की पहचान करने में मदद करते हैं। इसके ठीक बाद एक बहुत ही मजेदार पेज है, स्टोइकियोमेट्री और सीमांत अभिकर्मक। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। यहाँ एक समीकरण है, CH4G + 2O2G घोष से CO2G + 2H2OG। नीचे लिखा है पहला नियम, समीकरण को संतुलित बैलेंस करें। हाँ, बैलेंस करना सबसे जरूरी है। और फिर एक परिभाषा है, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक, वो अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है और उत्पाद की मात्रा सीमित करता है, जिसका मोल गुणांक अनुपात सबसे कम हो, = सीमांत अभिकर्मक। देखिए, स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल रसोई में खाना बनाने जैसी है। खाना बनाने जैसी? हाँ, अगर आप सही मात्रा में चीजें नहीं मिलाएंगे तो रेसिपी खराब हो जाएगी। अब इस सीमांत अभिकर्मक को समझिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही शानदार उदाहरण बर्गर का। अरे वाह, बर्गर का चित्र। इस चित्र में देखिए, हमारे पास 3 बर्गर बन्स हैं और केवल 1 चीज स्लाइस है। एक बर्गर बनाने के लिए 1 बन और 1 चीज चाहिए। तो हम पहला बर्गर बनाते हैं और हमारा चीज खत्म हो जाता है। अब हमारे पास 2 बन बच गए हैं, लेकिन हम और बर्गर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि चीज खत्म हो गया। बिल्कुल। रासायनिक अभिक्रियाओं में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो रसायन या अभिकारक पहले खत्म हो जाता है, वो पूरी प्रक्रिया को वहीं रोक देता है। उसी को हम सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये बर्गर वाला उदाहरण बहुत सटीक है, इसे कोई नहीं भूलेगा। हाँ, अब हम इस स्रोत के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हेडिंग है विलयनों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सांद्रता मतलब घोल कितना गाढ़ा या हल्का है। यहाँ 4 तरीके दिए गए हैं। पहला 1, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट, मास सोल्यूट, मास सोल्यूशन इनटू 100। दूसरा 2, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन x, XA बराबर Na, Na + NB। हाँ। तीसरा 3, मोलैरिटी M, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन L, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ताप पर निर्भर। और चौथा है 4, मोलालिटी M, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट Kg, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ताप पर निर्भर नहीं। इन चारों का उपयोग अलग अलग जगह होता है। यहाँ मेरी नज़र मोलारिटा और मोलालिटी के अंतर पर गई। नोट्स में लिखा है कि मोलारिटा ताप पर निर्भर है, जबकि मोलालिटा ताप पर निर्भर नहीं है। क्या गर्मी से किसी घोल की सांद्रता बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, और ये बहुत ही तार्किक बात है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सांद्रता मापने के लिए 2 अलग-अलग उपकरण। अच्छा, क्या है वे? मोलारिटा वाले चित्र में एक फ्लास्क है जो आयतन यानी वॉल्यूम नापता है, और मोलारिटा वाले चित्र में एक तराजू है जो द्रव्यमान यानी मास नापता है। फ्लास्क और तराजू। अब देखिए, जब आप किसी तरल पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो फैलता है ना, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि मोलारिटा के फॉर्मूले में आयतन है, तो तापमान बदलने से आयतन बदलेगा और आपकी पूरी गणना बदल जाएगी। ओ, समझ गए। लेकिन मोलारिटा के फॉर्मूले में सिर्फ द्रव्यमान का उपयोग होता है, और हमने शुरुआत में ही सीखा था कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे कितना भी तापमान बदल जाए। हाँ, तराजू वाला उदाहरण। बिल्कुल, इसीलिए मोलारिटा ताप पर निर्भर नहीं करती। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब हम एकदम आखिरी पन्ने पर है। हेडिंग है
अध्याय का सारांश। चलिए एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले यहाँ एक जगह दिए हैं, मैं पढ़ती हूँ। 0.1 AMU equals 1.66 into 10⁻24 ग्राम। Point Na equals 6.022 into 1023। Moles N equals mass, molar mass। ये सब हमने अभी समझे हैं। आगे है मोलैरिटी M equals NVL, मोलैरिटी M equals N kg solvent, TK equals T Celsius plus 273.15 और F equals 9/5 TC plus 32। तापमान के फॉर्मूले भी बहुत काम आते हैं। और सबसे नीचे एक बहुत काम की चीज है, एग्जाम टिप, यूनिट कन्वर्जन और सिग्निफिकेंट फिगर्स पर विशेष ध्यान दें। ये सारांश सच में पूरे अध्याय का एक बेहतरीन निचोड़ है। हमने इतिहास से शुरू करके द्रव्य की अवस्थाओं, नियमों और मोल जैसी बड़ी संख्याओं तक का सफर तय किया। हाँ, एक एक लाइन हमने कवर कर ली। और ये एग्जाम टिप सच में बहुत जरूरी है। छात्र अक्सर पूरी गणना सही करते हैं, लेकिन लीटर को मिलीलीटर में या ग्राम को किलोग्राम में बदलना भूल जाते हैं, जिससे पूरा जवाब गलत हो जाता है। बिल्कुल, छोटी छोटी सावधानियां बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। इसी के साथ हमने इन संपूर्ण रिवीजन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। ये एक बहुत ही अच्छी चर्चा रही। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।